जो आपका ये गेट है जनरल एग्रीमेंट्स ऑन टैरिफ्स एंड ट्रेड, देखो ट्रेड एंड टैरिफ जो आपका गेट है ये आपका आया कब 1 जनवरी 1948 में 23 कंट्रीज ने इसको नेगोशिएट किया। इनका क्या था कि जो टैरिफ्स थी, जो ट्रेड पर जो एक एग्रीमेंट किया कि कितनी ड्यूटी चार्ज करनी है एक कंट्री से दूसरी कंट्री से कितनी चार्ज करेगी, और जो मेंबर्स कंट्री होगी वो आपस में कंसेशंस देगी। तो इस तरीके की ट्रेडिंग हुई। यहाँ पर था कंसेशनल की बात, यहाँ पर क्या था मेन ऑब्जेक्टिव की ट्रेड वाज टू एनकरेज कि ट्रेड हो, आपस में इनकरेज किया जाए, डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज को प्रोटेक्ट किया जाए बाय चार्जिंग टैरिफ। मतलब अपनी जो डोमेस्टिक आपकी जो इंडस्ट्री है उसको प्रोटेक्ट करो, किससे? थ्रू टैरिफ्स, ठीक है। और आपको अनकरेज करना था ट्रेड बिटवीन नेशंस, जो आपके डिफरेंट नेशंस है वर्ल्ड के उनके बीच में ट्रेड को अनकरेज करना। कब बना? जनवरी 48 को, और 1947 में इसका नेगोशिएट हुआ, 23 कंट्रीज में आया, ठीक है। जो आपका गेट ने ना 8 राउंड कंप्लीट किया, यानी जो 8 मीटिंग्स की इतने गेट ने, ठीक है। सबसे इनमें से जो मीटिंग सबसे इंपॉर्टेंट थी वो थी उरुग्वे राउंड, ठीक है। कितने? उरुग्वे राउंड, जो आपका 1986 से 1993 तक चला, ठीक है। और इसका जो फॉर्मेट दिया था किसने? डंकल ने, इसलिए इसको डंकल फॉर्मेट बोल देते हैं। डायरेक्टर जनरल था ये आपका, ठीक है। तो बेसिकली सबसे इंपॉर्टेंट है कौन सा? 8th राउंड जो कि उरुग्वे में हुआ। इस ये इंपॉर्टेंट क्यों? क्योंकि इससे आपका क्या निकल के आया था? WTO, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। तो डंकल फॉर्मेट किस, अगर क्वेश्चन आ जाए कि डंकल फॉर्मेट किससे रिलेटेड है तो आप क्या लिखोगे? उरुग्वे राउंड से। और आपसे पूछे उरुग्वे राउंड WTO और गेट में से किससे रिलेटेड है तो वो किससे है? गेट से। उरुग्वे राउंड इज रिलेटेड विद द गेट, क्योंकि 1993 तक हुआ था। WTO आया आपका 1 जनवरी 1994 में। देखो ये टैरिफ को कंप्लीट खत्म नहीं कर पा रहा था और आपको इंटरनेशनल बिजनेस को बढ़ाने की रिक्वायरमेंट थी। तो फिर क्या हुआ? वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन आ गया, WTO आया कब? इसको गेट को रिप्लेस करके 1 जनवरी 1994 में वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। 3 देखो एक पिलर्स आते हैं एक आपके वर्ल्ड वाइड इकोनॉमी के, WTO, IMF और आपका वर्ल्ड बैंक। ये जो दोनों है ये तो है UN के मेंबर, जो UNO के है उसके मेंबर है, और जो WTO है इसका कोई रिलेशनशिप नहीं है UNO के साथ, ठीक है। तो ये UN का मेंबर नहीं है। जो ये WTO है ये गेट को रिप्लेस करके आया था आपका, ठीक है। आपके अभी तक क्या आया समझ में आपको कि जो गेट है वो आपका बना 1948 में। मेन पर्पज था टैरिफ ऑफ ट्रेड पर एग्रीमेंट करना। फिर क्या हुआ? इसके 8 मीटिंग्स हुई, 8 राउंड हुए। 8 सबसे इंपॉर्टेंट है, उरुग्वे राउंड था। एंड क्यों इंपॉर्टेंट है? बिकॉज ऑफ इससे आपका WTO बन के आया था, ठीक है। डंकल फॉर्मेट था। डंकल कौन था? जनरल, डायरेक्टर जनरल था WTO का। तो इस तरीके से इसने काम किया, ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए, ठीक है। और इसका काम क्या है? ये जो WTO इसका काम क्या है? रूल्स एंड प्रिंसिपल्स बनाना, किसके लिए? इंटरनेशनल ट्रेड के लिए। म्यूचुअल डिजाइन, जो कंपनी आपस में मिलती है वो करती है, किस पर्पज के लिए? टू प्रमोट इंटरनेशनल ट्रेड, ठीक है, इन जनरल। और देखो टू रिड्यूस टैरिफ वेरिएंट एंड रिमूव इंपोर्ट रेस्ट्रिक्शन, आपके टैरिफ्स को 0 तक लेके आना, ये इनका टारगेट है। टैरिफ आपकी जो रेस्ट्रिक्शन है, इंपोर्ट रेस्ट्रिक्शन है, उसको खत्म करना, ये ऑब्जेक्टिव था आपका किसका? WTO का, ठीक है। ये इससे ज़्यादा पावरफुल है क्योंकि इसमें बहुत सारी मतलब मेंबर्स भी ज़्यादा हो गए। दूसरी बात, इसके जो रूल्स है वो इसके एक ऑथोराइज बॉडी होने की वजह से जो उसकी लिमिटेशन थी उसको दूर कर दिया, तो ये मोर पावरफुल है। हेडक्वार्टर का है इसका जेनेवा, स्विट्जरलैंड में, ठीक है। इसके ऑब्जेक्टिव्स क्या है? क्यों बनाया गया? बिल्कुल आसान से आपको समझ में आया होगा, मतलब नाम से क्लियर है। टू अलाउ ऑप्टिमम यूज ऑफ वर्ल्ड रिसोर्सेज फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट। याद रहे कि वर्ल्ड के रिसोर्सेज को यूज करना फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट, ठीक है। मतलब वर्ल्ड के जो रिसोर्सेज है, जहाँ रिक्वायरमेंट है वहाँ उसको फुलफिल कराना, ठीक है। इंडिया में जैसे कि आपके क्या है, फार्मास्यूटिकल के लिए एक अच्छा एनवायरनमेंट है, यहाँ से प्रोडक्शन कराया, अच्छे से ऑप्टिमम यूटिलाइज कराया, बाहर एक्सपोर्ट कराने के लिए WTO एग्री करता है, मतलब इस तरीके का अरेंजमेंट करता है। ये देखो टू रेज स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, ये कैसे? इनडायरेक्ट ऑब्जेक्टिव है आपका, ठीक है। अंश्योरिंग फुल एम्प्लॉयमेंट, ये भी आपका इनडायरेक्ट ऑब्जेक्टिव है। किससे? विद द हेल्प ऑफ, ये डायरेक्ट ऑब्जेक्टिव है, एक्सपोर्टिंग द प्रोडक्ट इन प्रोडक्शन एंड ट्रेड इन गुड्स। मेन ऑब्जेक्टिव तो है हेल्प ऑफ, मतलब एक्सपोर्ट को बढ़ाना, प्रोडक्शन को बढ़ाना गुड्स एंड सर्विसेज का। इसकी वजह से क्या होगा? स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ेगा क्योंकि लोगों की इनकम बढ़ेगी और फुल एम्प्लॉयमेंट आएगा। ये दोनों क्या है? इनडायरेक्ट ऑब्जेक्टिव, और ये क्या आपका? डायरेक्ट ऑब्जेक्टिव। और ये है प्रमोट मल्टीनेशनल ड्यूटी फ्री ट्रेड। वो तो क्या करता था?
टैरिफ्स पर एग्रीमेंट करता था कि कम से कम टैरिफ रखो, ये कहता बिल्कुल ही फ्री कर दो, ठीक है। और ये देखो एक बहुत इंपॉर्टेंट, टू अंश्योर लिंकेज बिटवीन ट्रेड पॉलिसीज, एनवायरमेंट पॉलिसीज एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट, कि एनवायरमेंट आपकी ट्रेड पॉलिसीज ऐसी हो जो एनवायरमेंट पर कम से कम नेगेटिव इम्पैक्ट डाले, सस्टेनेबल डेवलपमेंट में हेल्प करे। तो ये आपका ऑब्जेक्टिव है इसका। और उसके बाद है टैरिफ्स को रिड्यूस करना, अदर बैरियर्स को, और एलिमिनेट डिस्क्रिमिनेशन। एक ना इसका एक प्रिंसिपल है नॉन डिस्क्रिमिनेशन, कि सारी कंट्री एक जैसी है, चाहे आप केनिया की बात करो, चाहे यूएसए की बात करो, चाहे यूके की बात करो, चाहे इंडिया की बात करो, चाहे श्रीलंका की करो, चाहे पाकिस्तान की करो, चाहे चाइना की करो, किसी की करो, इसका एक है नॉन डिस्क्रिमिनेशन, सबके साथ एक जैसा व्यवहार करेगा। ये इसकी लिमिटेशंस भी हम आगे देखेंगे इसको, लेकिन ये क्या कहता है कि हम डिस्क्रिमिनेशन उसको दूर कर देंगे, ठीक है। अब देखो क्या ऑब्जेक्टिव है, ऑप्टिमम यूज ऑफ वर्ल्ड रिसोर्सेज। आपका ये था इनडायरेक्ट ऑब्जेक्टिव कि एक्सपोर्ट्स को तो बढ़ाना है, प्रोडक्शन को बढ़ाना है, ये डायरेक्ट। और इनडायरेक्ट क्या था, फुल एम्प्लॉयमेंट का, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग का, ठीक है। मल्टीनेशनल ड्यूटी फ्री ट्रेड आपको बढ़ाना है। आफ्टर दैट आपने पढ़ा कि लिंकेज बिटवीन ट्रेड पॉलिसी, एनवायरमेंट पॉलिसी और सस्टेनेबल डेवलपमेंट, और रिडक्शन इन टैरिफ एंड अदर बैरियर, ठीक है। इसकी फीचर्स क्या है, इसने रिप्लेस किया है गेट को, फ्री ट्रेड बाय रिमूविंग टैरिफ एंड ट्रेड, बिल्कुल आपने पढ़ा है। रूल्स एंड रेगुलेशन बनाता है इंटरनेशनल ट्रेड का। इसमें आपकी जितनी जो कंट्री मेंबर होती है उसका उतना ही वोट होता है, जैसे एक कंट्री है एक वोट, वन कंट्री वन वोट। IMF और वर्ल्ड बैंक में ऐसा नहीं होता, वहाँ पर वोटिंग शेयर्स के अकॉर्डिंग होता है कि कितना आपने कंट्रीब्यूट किया। यहाँ पर क्या है इंपॉर्टेंट बात है ये कि वन कंट्री वन वोट के बेसिस पे आपका चलता है। इसका फंक्शंस क्या है, ये दो आपके ना एक फोरम है ये आपका, जिसमें आप नेगोशिएशंस कराते हो मेंबर कंट्री के बीच में। दो डॉक्यूमेंट है इसके, PTA और एक MTA। PTA का होता है प्लूरिलेटरल ट्रेड एग्रीमेंट, ये देखो ये क्यों इंपॉर्टेंट है, कैसे होता है। और एक होता है MTA, मल्टीलेटरल ट्रेड एग्रीमेंट, ठीक है। PTA एक ऐसा डॉक्यूमेंट है जो मेंबर कंट्री इस पर साइन करेगी उसी के लिए बाइंडिंग हो जाएगा। बाइंडिंग फॉर ओनली दैट कंट्रीज हु एक्सेप्टेड, दोज कंट्रीज, उन कंट्रीज के लिए आपका बाइंडिंग है। यानी इसकी जो रूल्स एंड रेगुलेशन है PTA, जो प्लूरिलेटरल आपका ट्रेड एग्रीमेंट है, किसके लिए है, जिन्होंने इसको साइन किया है, ठीक है, एक्सेप्ट किया है इसकी टर्म्स एंड कंडीशन को। और MTA चाहे कोई भी कंट्री हो, मेंबर कंट्री के लिए आपका सभी के लिए होगा। तो ये दो इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है आपका, PTA और आपका। ये काम क्या करता है, आपका डिस्प्यूट्स को सेटलमेंट कराता है। इसकी एक DSB बॉडी है, डिस्प्यूट सेटलमेंट बॉडी, उसका काम है डिस्प्यूट को सेटलमेंट कराना। कोऑर्डिनेट करता है आपका IBRD और IMF के साथ, ठीक है। अब इसका स्ट्रक्चर कैसे होता है, देखिए ध्यान से। WTO का जो स्ट्रक्चर होता है वो ऐसे होता है भाई। सबसे पहले आता है मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस, सबसे ऊपर ये आता है, जिसकी मीटिंग साल में मतलब 2 ईयर में एक बार होती है, ठीक है, 2 साल में एक बार होती है। उसके नीचे आती है जनरल काउंसिल, ठीक है। और जनरल काउंसिल के साथ इक्वलिटी में आपके आती है DSB, और इधर आपकी आ गई DPRB। तो इस तरीके से आपका इसके 3 फॉर्मेट बन गए। मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस की मीटिंग होती है 2 साल में एक बार। 3 इसके अंदर काम करते हैं, जनरल काउंसिल, DSB और TPRB। जनरल काउंसिल के अंदर क्या क्या आ गई, जितनी भी डिफरेंट कमेटीज है वो सारी आ गई, ठीक है। काउंसिल फॉर ट्रेड इन गुड्स ये आ गया आपके पास, काउंसिल फॉर ट्रिप्स ये आ गया, और काउंसिल फॉर आपका ट्रेड इन सर्विसेज, ठीक है, ट्रेड इन सर्विसेज, ये सब इसके अंदर आ गया आपके पास। किसमें आ गए ये, जनरल काउंसिल में, ठीक है। देख लेना भाई, अपना फॉर्मेट बना लेना। इसी के अलावा आपका काउंसिल फॉर ट्रेड इन गुड्स इस तरीके से आ गया, टेक्सटाइल आ गया, ट्रिप्स आ गया, ये सब इसी के अंदर आते हैं। एंटी डंपिंग आ गया और एग्रीकल्चर आ गया, सारे के सारे इसी में आ गए, ठीक है। ये इसका फॉर्मेट होता है। देखो ध्यान से कैसे कैसे काम करता है। WTO मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस सबसे टॉप में है, ये मीटिंग होती है इसकी साल में 2 साल में एक बार। इसके अंदर जनरल काउंसिल के अंदर सब कुछ आ गया, ट्रिप्स, ट्रिम्स, गुड्स, सर्विसेज, एग्रीकल्चर, एंटी डंपिंग, सब कुछ इसके अंदर आ गया। 2 बॉडी आपकी DSB और आपकी TPRB, ट्रेड पॉलिसी रिव्यू बॉडी या मैकेनिज्म, TPRM भी बोलते हो, TPRB भी बोल सकते हो, कुछ भी बोल सकते हो। देखिए अब कैसे काम करता है ये आपका। देखिए भाई, सबसे पहले हम देखते हैं TPRM, जो आपकी ट्रेड पॉलिसी रिव्यू है। इसका काम है जो मेंबर नेशन है आपके ट्रेड पॉलिसी में, जो भी आपकी मेंबर कंट्रीज है उसकी पॉलिसीज का रिव्यू करना। क्या करना, उनकी पॉलिसीज का रिव्यू करना,
जो मेंबर्स कंट्री है, मेंबर कंट्री जैसे इंडिया एक मेंबर कंट्री है। अच्छा, WTO की कितनी मेंबर कंट्री है इस वक्त? 164 है, ठीक है, 164 मेंबर कंट्री अभी तक इसकी। और ट्रेड पॉलिसी रिव्यू मैकेनिज्म, इसका काम क्या है? मेंबर्स कंट्री की पॉलिसीज को, जो ट्रेड पॉलिसी है उसको रिव्यू करना। और कैसे करता है ये रिव्यू? ये नहीं कि हर कंट्री का इक्वल करता है। अब ये रिव्यू इस तरीके से करता है, जो टॉप की 4 मेजर ट्रेडर्स है उनके तो 2 साल में एक बार करता है, और जो अगले 16 मेजर ट्रेडर्स है उनके तो होते हैं अगले 4 साल में एक बार, और नेक्स्ट जितने भी रिमेनिंग कंट्री बचती है उसकी 6 साल में एक बार होती है। इंडिया का जो रिव्यू हुआ अभी जो सेकेंड कैटेगरी में आता है, और 7th रिव्यू हुआ था 2019 में, अब 2023 में रिव्यू होगा। अब ऐसे क्वेश्चन आ सकता है 2023 में कौन सा रिव्यू होगा, तो आप लिखोगे 8th रिव्यू। 2019 में 7th रिव्यू हुआ था, ठीक है। तो ये आया आपके पास। उसके बाद आया, ये तो था TPRM। अब आया डिस्प्यूट सेटलमेंट बॉडी, DSB। इसका काम क्या है? दो कंट्री के बीच में किसी भी तरीके का कॉन्फ्लिक्ट हो जाएगा तो इसका काम है इस डिस्प्यूट को सॉर्ट आउट कराना। अभी जैसे भूटान ने इंडिया के खिलाफ एक कंप्लेंट कर दी कि इंडिया जो शुगर केन गन्ने है उस पर आपको बहुत ज़्यादा सब्सिडी देता है, जिससे इंटरनेशनल मार्केट पर फर्क पड़ रहा है। तो भूटान ने कंप्लेंट कर दी। तो भूटान ने जो कंप्लेंट की तो इंडिया ने वैसे ही मतलब वॉलंटियरली भूटान से बात करके उसको खत्म कर लिया, अदरवाइज WTO उसको सोल्व कराता। इसकी प्रोसेस क्या है अभी देखो, DSB को सोल्व कराने की। आपका पहले तो आप कंप्लेंट करते हो, क्या करते हो? पहले आपने कंप्लेंट कर दी, मान लो भूटान ने कंप्लेंट की। पैनल ऑफ डिस्प्यूट्स, इसका काम, ये पैनल का काम क्या है? ये DSB एक पैनल बनाएगा जो सुनवाई करेगा। पैनल आर्ग्यूज करेगा बहुत पार्टीज के पास और अपनी रिपोर्ट को सबमिट करेगा 6 महीने में, अगर इमरजेंसी है तो 3 महीने में कर देगा, ठीक है। उसके बाद ये जो DSB, ये इस रिपोर्ट को DSB को दे देगा, ये पैनल DSB को, DSB अपना डिसीजन दे देगा 60 दिन के अंदर, ठीक है, अगर कोई अपील नहीं आई तो। और अगर अपील आ गई है तो DSB फिर रिव्यू के लिए दे देगा और री-रिव्यू के लिए, और रिपोर्ट सबमिट करेगा 19 डेज में। और अगर आपकी, और उसके बाद ये फाइनल रिपोर्ट आ जाएगी 30 डेज में। देखो कैसे हुआ है, पहले आपको कंप्लेंट करनी है, कंप्लेंट करते ही आपका जो डिस्प्यूट सेटलमेंट बॉडी है वो एक पैनल बना देगा, पैनल आर्ग्यू करेगा और 180 दिन या 6 महीने में अपनी रिपोर्ट को सबमिट करेगा। अगर कोई भी अपील नहीं गई है तो आपका जो DSB है वो 30 दिन में अपना फाइनल रिपोर्ट दे देगा। और अगर आपके पास अपील चली गई है तो फिर से उसको री-रिव्यू किया जाएगा 90 डेज में, यानी 3 महीने के अंदर, और फिर 30 दिन के अंदर वो अपने फाइनल रिपोर्ट दे देगा। सिंपल सी बात ये, ठीक है। पहले आपने क्या किया? कंप्लेंट, फिर पैनल बन गया, पैनल बनने के बाद वो आर्ग्यूज करेगा, रिपोर्ट 6 महीने में आएगी, 3 महीने में अगर इमरजेंसी है तो, और 60 दिन में अपनी फाइनल रिपोर्ट दे देगा कौन? DSB। और रिव्यू के लिए आ गया है तो रिव्यू दे देगा 90 डेज के लिए और 30 दिन में उसका फाइनल हो जाएगा। सिंपल सी बात है, ठीक है। उसके बाद आया आपके पास एग्रीमेंट ऑन एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर में क्या हुआ देखो, 2001 में क्या हुआ भाई, WTO की जैसे कि 1995 2 साल में मीटिंग होती है, 95, 97, 99 और 2001 4 जब मीटिंग हो रही थी, बैठक हो रही थी इसकी, तब WTO बोलने लगा कि भाई एग्रीकल्चर पर सब्सिडीज़ को ख़त्म किया जाएगा, सारी की सारी सब्सिडीज़ ख़त्म किया जाएगा। तो इंडिया एकमात्र कंट्री थी उस वक्त जब इंडिया ने विरोध किया कि ऐसा नहीं होना चाहिए। तो पहली बात तो बाकी इंडिया बायकॉट करके आ गया, लेकिन और कंट्री साथ नहीं हुई। 2005 में क्या हुआ, और कंट्री भी साथ में आ गई कि भाई आपका अभी सब्सिडी दी जानी चाहिए, क्योंकि सारी कंट्री इक्वल नहीं है। डेवलप्ड कंट्री कहने लगी जैसे USA UK कि भाई ख़त्म कर दो, इंडिया जैसी कंट्री कहने लगी नहीं भाई नहीं करना चाहिए, ठीक है, क्योंकि हमारे तो भाई टोटली डिपेंड करता है एग्रीकल्चर पर। तो इस तरीके की बातें आई। तो फिर क्या हुआ, 2005 में ये डिसीजन आया कि इसको बोला जाता है दोहा डेवलपमेंट एजेंडा। मेन था सब्सिडीज के लिए, सब्सिडीज अलाउड कर दी गई इस पर, किसके लिए? डेवलप कंट्रीज थी उनके लिए 5% और जो डेवलपिंग कंट्रीज थी उनके लिए 10%। डेवलप कंट्री के लिए 5% और डेवलपिंग कंट्री के लिए कितने के लिए? 10%। और वो कितने साल तक? 2013 तक, 2013 तक ये आपकी कंडीशन रखी गई। फिर क्या किया, 2013 में फिर मीटिंग हुई, और मीटिंग हुई तो इस बार क्या कहेगा कि इसको 5 साल के लिए एक्सटेंड कर दिया जाएगा, 5 ईयर, 2018 तक, 18 तक आपको एक्सटेंड करना था। और कंडीशन क्या रखी, जिसका आपका वर्ल्ड ट्रेड में शेयर्स 2.74 से कम है, इंडिया का 2.63 है, तो इंडिया का क्या हुआ, इंडिया इसको अभी सब्सिडी अलाउ कर रहा है।
मीटिंग होनी थी, देखो 2013 में मीटिंग हुई, 13, 15, 17, 19, 19 में नहीं हुई मीटिंग, 19 का कहा कि 20 में होगी, 20 में आ गया कोविड, तो मीटिंग नहीं हुई। मीटिंग हुई होएगी तब ये इसको फिर से एक्सटेंड ही किया जाएगा क्योंकि कोविड की सिचुएशन आई है, ठीक है। आगे जैसे ही अपडेट आएगा मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। तो ये चीज़ थी आपके पास। उसके बाद आया, ये था एग्रीकल्चर का। अभी क्या है कि एग्रीकल्चर पर डेवलपिंग कंट्री 10% और डेवलप्ड कंट्री 10%, 5%। फिर आया टेक्सटाइल और क्लॉथिंग का। पहले ना मल्टी फाइबर एग्रीमेंट चल रहा था, जब ये नहीं आया था टेक्सटाइल और क्लॉथिंग, WTO से पहले मल्टी फाइबर एग्रीमेंट। उसमें क्या करता है कि कंट्री अपने अकॉर्डिंग मतलब जो भी है वो अपनी ड्यूटीज लगा रही थी। WTO ने कहा कि इस इंडस्ट्री को बिल्कुल ही ड्यूटी फ्री बनाना है, लेकिन किसमें, पार्ट्स में। पार्ट्स में कैसे, ऐसे रखा कि 1 जनवरी 1995 को जब WTO बना है तो 16% ऑफ टोटल वॉल्यूम को हम कर देंगे ड्यूटी फ्री। 1998 में 17% अगले, और 2002 में 18% और 2005 में आपका 49। तो अब ये क्या आपकी पूरी की पूरी ड्यूटी फ्री। क्यों, कोई ड्यूटी नहीं है 2005 के बाद। ये जो वॉल्यूम निकाली गई, याद रखना इसका बेस ये रखा 1990 कि कितनी वॉल्यूम है, ठीक है। इंपोर्ट्स हैज बीन, वॉल्यूम ऑफ इंपोर्ट्स, ठीक है। और इंडिया को देखो इसका बेनिफिट मिला, इंडिया के अलावा बांग्लादेश को बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिला, सबसे आगे है इसमें, ठीक है। बांग्लादेश को इसका बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिला। इंडिया ना टेक्सटाइल इंडस्ट्री में बहुत आगे है, बांग्लादेश अपने से भी आगे है। तो इंडिया, बांग्लादेश ऐसी जो कंट्री, इनको बहुत बेनिफिट मिला इस टेक्सटाइल इंडस्ट्री का, ठीक है। और ये क्या इंडस्ट्री आपकी टैरिफ फ्री है, टेक्सटाइल वाली, ठीक है। उसके बाद आया भाई ये ट्रिम्स, सुना होगा आपने, ट्रिप्स। तो ये ट्रिम्स है। ट्रिम्स का मतलब होता है ट्रेड रिलेटेड एस्पेक्ट्स ऑफ इन्वेस्टमेंट मेजर्स। क्या कहता है, आप हर एक सेक्टर में, बिल्कुल एक लाइन में तो समझिए कि हर एक सेक्टर में 100% FDI आप लगा सकते हो, किसी तरीके की कोई रेस्ट्रिक्शंस नहीं है। जैसा ट्रीटमेंट आप अपने इंडियन इन्वेस्टर के साथ कर रहे हो, डोमेस्टिक इन्वेस्टर के साथ कर रहे हो, वैसा ही ट्रीटमेंट आप करोगे अपने फॉरेन इन्वेस्टर के साथ। अगली कंडीशन थी ये, और वो अपना पैसा अपनी कंट्री में लेके जा सकते हैं। देखो ध्यान से, बिल्कुल ये क्या था, ऑल रेस्ट्रिक्शन वर टू बी रिमूव, सारे के सारे रेस्ट्रिक्शन को रिमूव कर दो, दैट आर इम्प्लीमेंटेड ऑन फॉरेन इन्वेस्टमेंट, फॉरेन इन्वेस्टमेंट को फ्री कर दो, ठीक है। और मेनली डेवलपिंग कंट्रीज के लिए था, क्या क्या था, टू ऑफर फेयर ट्रीटमेंट टू ऑल फॉरेन इन्वेस्टर एज आर अवेलेबल टू देयर डोमेस्टिक इन्वेस्टर। आप अपने जो फॉरेन इन्वेस्टर्स है उनके साथ ऐसा व्यवहार करो जैसे आपके डोमेस्टिक आपके इन्वेस्टर्स है। सेकंड, सारे के रिपार्टीशन जो इनकम ऑफ MNC जो है आपकी, वो अपनी इनकम को अपनी कंट्री में लेके जा सकती है। कोई भी रेस्ट्रिक्शंस आपकी इम्पोज नहीं है किसी भी एरिया में, सारे के सारे सेक्शन, सारे के सारे सेक्टर आपके ओपन है, और 100% इक्विटी पार्टिसिपेशन इज अलाउड है। ये 4 कंडीशन है। देखो बिल्कुल एक ब्रीफ में ट्रिम्स के बारे में समझ सकते हो। फॉरेन इन्वेस्टर्स, फॉरेन इन्वेस्टमेंट आपकी कंट्री में अलाउड है, जैसे डोमेस्टिक इन्वेस्टर आपकी इन्वेस्ट कर रहे हैं सेम वैसे आप इन्वेस्ट कर सकते हो। एंड अपने MNC पैसा कमाएगी, वो अपना के पैसा लेके जा सकती है, 100% इक्विटी पार्टिसिपेंट है। तो ये था आपका क्या, ट्रिम्स, ठीक है। तो ट्रिम्स आपको समझ में आ गया होगा। हाँ भाई, अब आपका आया क्या, ट्रिप्स। ट्रिप्स क्या होता है, ट्रेड रिलेटेड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स, कि आपने कोई पेटेंट डेवलप कर लिया, मतलब आपने कोई चीज़ डेवलप की इंटेलेक्चुअल प्रोसेस के थ्रू, कोई बुक लिख दी, तो आपको उस पर कितने टाइम तक रॉयल्टी मिलेगी, तब कितना टाइम तक आपको उस पर आपका राइट रहेगा। तो ये था। तो ये जो कंडीशंस थी ये क्या थी भाई, अगर आपने कॉपीराइट लिया हुआ है तो 70 ईयर, पहले 50 ईयर था, अब 70 ईयर कर दिया गया कि 70 ईयर्स तक आपका उसी पर कॉपीराइट रहेगा, ठीक है। ट्रेडमार्क्स है उस पर आपका 7 ईयर है, ठीक है, और 7 को भी अभी 10 ईयर्स के लिए किया जा रहा है इसको। पेटेंट आपके है 20 ईयर्स के लिए, और ये सारी के सारे 10 ईयर्स के लिए। जोग्राफिकल इंडिकेशन 10 ईयर्स, इंडस्ट्रियल डिजाइन 10 ईयर्स, मेडिसिन आपकी 10 ईयर्स, और इंटीग्रेटेड सर्किट ये भी 10 ईयर्स के लिए। बस ये याद कर रख लेना, कॉपीराइट 70 ईयर, ट्रेडमार्क 7 और 10 अभी हो जाएगा, पेटेंट्स आपका 20 ईयर्स। तो इस तरीके से बस ये याद रखना है कि आपका इनमें कितने कितने साल तक आपका राइट रहेगा। तो ये देखो, ये है आपका ट्रिप्स, ठीक है। दोनों ही आपकी WTO के अंडर आती है, जनरल काउंसिल के अंदर। और सर्विसेज के आया, जैसे आप इंडियन, जैसे आपने पढ़ा ना गुड्स का एक्सपोर्ट इम्पोर्ट होता है, वैसे सर्विसेज का ये 4 मॉडल है आपके इसके, ठीक है।
ये क्या है, ये क्या लिख रखा है, सेज दैट फॉरेन सर्विसेज एंड फॉरेन सप्लायर्स आर इक्वली ट्रीटेड, जैसे आप डोमेस्टिक सप्लायर्स को ट्रीट करते हो। मान लो बैंक्स है, अब जैसे आप इंडियन बैंक्स के साथ ट्रीटमेंट कर रहे हो वैसे ही आप फॉरेन के साथ करो, ठीक है। मतलब इसमें जो सर्विसेज है, ट्रांसपोर्टेशन है, मेट्रो है, मेट्रो बल्कि आप तो ज़्यादा रिस्पेक्ट देते हो, वहाँ पर साफ सफाई रखते हो, भारतीय रेल में सफाई नहीं रखते। इट मीन्स मेट्रो तो बाहर की है ना, ठीक है ना, तो वो क्या मतलब उनकी बाहर की इन्वेस्टमेंट लगी हुई है, उनकी सर्विसेज थी स्टार्ट में, तो वो ये कह रहा है कि आप इक्वली ट्रीट करो, जैसे इंडिया में आप इंडियन बैंक्स को कर रहे हो, इंडियन रेलवे को कर रहे हो, वैसे ट्रीट करो आप। तो ये कहता है 4 मॉडल रखे इसने। क्रॉस बॉर्डर सप्लाई, क्रॉस बॉर्डर सप्लाई मतलब आप सप्लाई कर सकते हो अपनी जो भी सर्विसेज है आपकी, ठीक है। कॉमर्शियल परसेंस जैसे बैंकिंग का है, वो मतलब बेनिफिट प्रॉफिट कमाना ऑब्जेक्टिव होता है। कंजप्शन अब्रोड, दूसरे कंट्री में आपका कंजप्शन होगा। और मूवमेंट ऑफ पर्सन, मूवमेंट ऑफ पर्सनल जैसे आप इंडिया में नेपाल के लोग बहुत सारे आके काम करते हैं, लेबर, ठीक है, और ऑफिसर्स काम करते देखते आपने। तो ये सारे के सारे मॉडल रखे इन्होंने कि जो गैट्स में है कि क्रॉस बॉर्डर सप्लाई हो सकती है सर्विसेज की, ऑब्जेक्टिव प्रॉफिट कमाना होगा, कंजप्शन अब्रोड में होगा, और मूवमेंट ऑफ पर्सनल हो सकता है, ठीक है। अब आया एंटी डंपिंग एग्रीमेंट। पहले तो आप ये समझिए डंपिंग क्या होता है। डंपिंग का मतलब होता है कि जब आप अपने प्रोडक्ट को डोमेस्टिक मार्केट के मुकाबले अब्रोड में आप कम कीमत पर बेच रहे हो। फॉर एग्जांपल आपका ये पेन है, पेन इंडिया में तो सोल्ड हो रहा है 10 रुपये में, और यूएसए में जाके 7 रुपीज में बेच दो, ठीक है। तो ये हुआ डंपिंग। डंपिंग मीन्स एक प्रोडक्ट को डोमेस्टिक में ज़्यादा पे बेच रहे हो, फॉरेन में कम पे बेच रहे हो। इसके रीजंस होते हैं फॉरेन मार्केट में एंटर करना, दूसरे को भगाना, इस तरीके के रीजन होते हैं। पहले तो टाइप ऑफ डंपिंग पढ़िए कौन कौन सी है। देखो सबसे पहले है इंटरमीडिएट डंपिंग। इंटरमीडिएट डंपिंग का मतलब क्या होता है, जब देखो आपके इंडिया में किसी प्रोडक्ट का प्रोडक्शन ज़्यादा है, जैसे 1000 क्वांटिटी दे रखा है, और डिमांड आपकी वहाँ पर कम है। जो रिमेनिंग प्रोडक्ट है, जैसे यहाँ पर 10 रुपये में सोल्ड किया जाता, तो रिमेनिंग प्रोडक्ट को आप 8 रुपये में बांग्लादेश को बेच देंगे, ताकि आपके एफिशिएंसी बनी रहे, इफेक्टिवनेस बनी रहे, मतलब चलता रहे आपका प्रोडक्शन। इंटरमीडिएट डंपिंग कब की जाती है, जब आपका प्रोडक्शन एक्सेस में है। नहीं, इंटरमीडिएट में क्या हुआ, प्रोडक्शन का केस है कि आपका जब प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा है, डिमांड कम है, तो आप एक्सेस को इंटरनेशनल मार्केट में सोल्ड कर देते हो, ठीक है। सेकंड आया प्रेसिडेंट डंपिंग। जब अपने प्रोडक्ट को एक मोनोपोलिस्ट कंटिन्यूसली सेल्स करता है लोअर प्राइस पे, मतलब लगातार बेचता रहता है। इसमें कौन सा होता है, आपने जियो का एग्जांपल देखा है, जियो ने पहले फ्री में दिया, फिर कम किए प्राइसेस, तो सबको भगा दिया, 60% मार्केट शेयर है, ठीक है, ये लगातार कम पे बेच रहे हैं। एक आया पेरिडेटरी डंपिंग। ये देखो पहले बात तो ये अलाउड नहीं है, ये मतलब क्या, इलीगल तरीके से है। जब मोनोपोली सेल्स द प्रोडक्ट्स इन फॉरेन मार्केट, इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, लो प्राइस इनिशियली विद टू आउटस्टैंड द कंपटीशन एंड इंक्रीज द प्राइसेस लेटर ऑन व्हेन दे लीव द मार्केट। ये क्या था कि पेरिडेटरी डंपिंग क्या होती है कि इसका ऑब्जेक्टिव होता है कि पहले भाई कम से कम बेच दो, बैग दो, फिर सब भाग जाएंगे, जैसे जियो ने किया। जियो ने बस इनडायरेक्ट तरीके से किया, ये सब बांधने के बाद फिर प्राइसेस बढ़ा दिया, तो इस तरीके से कर रहे हैं, तो वो क्या होती है, पेरिडेटरी डंपिंग। 3 तरीके की होती है। इंटरमीडिएट डंपिंग, जब आपका एक्सेस का प्रोडक्शन आप दूसरी कंट्री में जाकर बेच रहे हो, तो वो है इंटरमीडिएट डंपिंग। परसिस्टेंट, कंटिन्यूसली सेल्स कर रहे हो। तीसरा पेरिडेटरी, जब इसका ऑब्जेक्टिव ये है कि पहले मोनोपोली सेल्स कर रहा है कम पर इनिशियली, बिकॉज वो चाहता है कि सारे भाग जाए और आफ्टर दैट वो हाई प्राइस चार्ज कर सके, तो क्या हुआ आपकी पेरिडेटरी डंपिंग। ऑब्जेक्टिव क्या है भाई इस डंपिंग का, आप एंटर करना चाहते हो फॉरेन मार्केट में, क्या चाहते हो, फॉरेन मार्केट में एंटर करना चाहते हो, आप अपने सरप्लस प्रोडक्शन को फॉरेन मार्केट में सोल्ड आउट करना चाहते हो, आप ट्रेड रिलेशनशिप डेवलप करना चाहते हो इंडस्ट्रियलिस्ट इन अदर कंट्री, दूसरों के साथ आप ट्रेड रिलेशनशिप बनाना चाहते हो, तो आपके ये ऑब्जेक्टिव्स होते हैं। लेकिन क्या है, डंपिंग समझ में आ गया, टाइप ऑफ डंपिंग समझ में आ गया, लेकिन WTO ने कुछ एंटी डंपिंग मेजर्स दिए हैं कि आप इस तरीके से डंपिंग से बच सकते हो। तो कौन कौन से है, एक तो टैरिफ ड्यूटी। देखो अभी आपका क्या है, इंडिया है और ये चाइना है। चाइना में पता है आपको सारे प्रोडक्ट आपके सस्ते बनते हैं। मान लो चाइना इंडिया में एक प्रोडक्ट है, उसकी प्राइस है 10 रुपये, और चाइना इस प्रोडक्ट को इंडिया में 8 रुपये में अवेलेबल करा देता है। तो इंडिया क्या करता है, 2 रुपये की ड्यूटी लगाता है और 10 रुपये उसके प्राइसेस करके इक्वल कर देता है कंपटीशन। फर्स्ट क्या आया,
टैरिफ मतलब ड्यूटीज लगा देते हैं, ठीक है। जितना भी डिफरेंसेस होता है, प्राइस डिफरेंसेस, दैट कॉस्ट इज इक्वल टू डोमेस्टिक फर्म, देयर विल बी कंपटीशन द मार्केट अगेन, मतलब जितना भी है वो ड्यूटी इम्पोज कर दी जाती है या इंक्रीज कर दी जाएगी, ठीक है। इंपोर्ट कोटा, इंपोर्ट कोटा में क्या है कि भाई एक्स प्रोडक्ट के आप 10 ही यूनिट मंगा सकते हो, कोटा डिसाइड कर दिया। तो इस तरीके से भी आप वो कर सकते हो, कंट्रोल कर सकते हो। एक है इंपोर्ट एम्बार्गो, एम्बार्गो का मतलब होता है किसी पर्टिकुलर कंट्री के सभी ऑल टाइप्स ऑफ इंपोर्ट्स पर बैन लगा दो, बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे इंडिया ने पाकिस्तान पे लगा दिया था, ऑल इंपोर्ट्स पर बैन लगा दिया, सारे के सारे, मतलब हम वहाँ से कुछ इंपोर्ट ही नहीं करेंगे, उनकी मर्जी वो एक्सपोर्ट कर, अब हमारे से इंपोर्ट करेंगे या नहीं, ठीक है, हम वहाँ से इंपोर्ट नहीं करने वाले। तो इंपोर्ट एम्बार्गो मीन्स कंप्लीटली बैन ऑन ऑल प्रोडक्ट्स ऑफ ए पर्टिकुलर कंट्री, ठीक है। एक आया वॉलंटरी एक्सपोर्ट रेस्ट्रेंट, इसमें क्या होता है, वॉलंटरी मतलब स्वैच्छिक। अब दो कंट्री ना देखो आपस में मिलकर बात कर रही थी, ये कह देती है, जैसे इंडिया और मान लो इजराइल के रिलेशन बहुत अच्छे हैं, इजराइल के प्रोडक्ट इंडिया में आ रहे, सस्ते आ रहे, तो इंडियन गवर्नमेंट से बात कर लेती है और रिश्ते भी नहीं खराब हो और ना ड्यूटी लगे, आपस में बात कर लेते हैं भाई तुम अपना प्रोडक्ट कितने में अवेलेबल कराओगे। तो मतलब ये क्या है, दोनों कंट्री मिलकर आपस में बात करके कर लेते हो, ठीक है। These exporting importing countries doing a bilateral agreement when they know that on importing country has falling negative effect, importing country पर negative impact पड़ रहा है तो भाई अपना bilateral agreement वो कर लेते हैं। तो ये क्या हुआ आपका voluntary export restraint, ठीक है। तो ये भाई आप इस तरीके से कर सकते हो, ठीक है। तो ये था आज की क्लास का भाई एंटी डंपिंग मेजर।